बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज हम कर रहे थे। कल तक हमने इसकी एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे या 7 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। अब 12.8 को देखें। व्हाट इज़ मेंट बाय टर्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है। ठीक है, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो डेफिनेशन आपको मैंने लेक्चर में बताई थी वही डेफिनेशन आपने यहाँ पे लिखनी है। तो इसका कंसेप्ट जो है वो फिर से एक दफ़ा आप दोबारा समझ लें कि कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो है वो कोई एक डेंसर मीडियम होना चाहिए और यहाँ पे कोई एक लाइट सोर्स है जिससे रोशनी की शुआएं निकल कर डेंसर मीडियम से गुजर कर रेयर मीडियम में दाखिल होती हैं। अगर एक ये रे ऑफ लाइट जो है वो परपेंडिकुलरली जाएगी तो फिर इसी तरह बाहर निकल जाएगी, वो बेंड नहीं होगी, मुड़ेगी नहीं। इसी तरह अगर आप इसको इस एंगल से दाखिल करते हैं तो ये रे ऑफ लाइट जो है वो इस तरह बाहर निकलते वक्त परपेंडिकुलर से दूर हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आप बढ़ाते जाते हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का होता है वो उसका क्रिटिकल एंगल कहलाता है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस की कीमत को मज़ीद अगर आप बढ़ाएं, यानी अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो चुका है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, देन ये रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से निकलकर रेयर मीडियम में दाखिल नहीं होगी बल्कि डेंसर मीडियम में ही वापस आ जाएगी। यानी इस रे ऑफ लाइट की क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। इस रे ऑफ लाइट की क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, समझ आ गई बात। ये रे ऑफ लाइट जो है वो टोटली जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इसके लिए क्या है कि जब रोशनी की शुआएं किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल होती हैं, किसी एंगल ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ जो कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, तो वो रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती बल्कि वो उसी मीडियम के अंदर टोटली रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। उनकी रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, तो इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। फिगर के साथ आपने एक्सप्लेन करना है। अब नेक्स्ट जो उसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में, स्टेट द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि रोशनी की शुआ, ये पहली कंडीशन है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल हो रही हो। रोशनी की शुआ डेंसर से रेयर मीडियम में दाखिल हो रही हो। ठीक है, ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ये दो कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। आगे देखें, व्हाट इज़ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है? अभी हमने फिगर के अंदर क्रिटिकल एंगल को एक्सप्लेन किया है। देखें कि ऐसी रे ऑफ लाइट जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए 90 डिग्री, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। यानी ऐसी रे ऑफ लाइट जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। ठीक है, या क्रिटिकल एंगल इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस whose angle of refraction is 90 degree is called critical angle।
वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है वो क्या कहलाता है? वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ठीक है। अब जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है वो क्या है? डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, हमें रिलेशन मालूम करना है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दरमियान। कैसे करेंगे, ध्यान से ज़रा समझें। आपने स्नेल्स लॉ डिस्कस किया हुआ है। स्नेल्स लॉ हमें बताता है कि अगर रोशनी की शुआ हवा से एयर से गिलास में दाखिल हो रही हो, शीशे में दाखिल हो रही हो, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल हो रही हो, रेयर मीडियम से किस में? डेंसर मीडियम में दाखिल हो रही हो, तो फिर क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर के साइन के दरमियान एक कांस्टेंट रेशो होती है जो कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की सूरत में रोशनी की शुआ जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल हो रही है, तो फिर स्नेल्स लॉ कैसे होगा? स्नेल्स लॉ यहाँ पे होगा साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, क्योंकि अब रोशनी की शुआ जो है वो डेंसर से रेयर में दाखिल हो रही है, उल्टा काम हो रहा है, इसलिए 1/n आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल होता है तो देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। 1/n इज इक्वल टू साइन आई की जगह पे साइन सी हो गया और साइन आर की जगह पे आ गया 90 डिग्री। हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री जो है वो 1 के बराबर है। 1/n इज इक्वल टू ये आएगा साइन सी ओवर साइन 91 हो गया। ठीक है। अब आप देखें आपके पास ये रिलेशन आया 1/n इज इक्वल टू साइन सी। इसको सीधा करके लिखे साइन सी इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1/sin c। ठीक है। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो आप क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं, अगर आपको क्रिटिकल एंगल दिया हो तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपके सामने करता हूँ कि जैसे शीशे का क्रिटिकल एंगल मुझे मालूम है जी 42 डिग्री है, तो व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? शीशे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/sin c वाला। साइन सी की जगह पे आ जाएगा 42 डिग्री। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन ये 1.52 आएगा। 1/sin 42 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.52। ठीक है जी। तो इस तरह जो है अगर आपको क्रिटिकल एंगल दिया हो तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, और अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो आप क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि आप इनके दरमियान में एक रिलेशन फाइंड आउट कर चुके हैं, जो रिलेशन यूज़ करके हम अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन, यानी इसके दरमियान में क्या रिलेशन होगा, डिराइव अ रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। लो जी, अगला सवाल है 11। व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर? डिस्क्राइब हाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज इन लाइट प्रोपगेशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। ये सारा ऑप्टिकल फाइबर वाला जो टॉपिक है वो सारा आपने इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बुक में कहाँ लिखी हुई है। तो आप उस ऑप्टिकल फाइबर की तरफ जाएं। जी, सब
ऑप्टिकल फाइबर जो है वो हम टॉपिक में जो पढ़ चुके हैं, वो हमारे पास ये है। ये फिगर भी आपने बनानी है, इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर को एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। विच हैज़ नंबर ऑफ एडवांसेस इन टेली कम्युनिकेशन फील्ड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक्स विच हैज़ नंबर ऑफ एडवांटेजेस इन टेली कम्युनिकेशन फील्ड। फाइबर ऑप्टिक कंसिस्ट ऑफ हेयर साइज थ्रेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, ठीक है। ये इस तरह से है, थ्रू विच लाइट हैज़ बिन ट्रेवल्ड, जिसमें से लाइट जो है वो ट्रेवल करती है। द इनर पार्ट ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स इज कॉल्ड कोर, उसके इनर पार्ट को हम कोर कहते हैं। दैट कैरीज द लाइट एंड आउटर कंसेंट्रिक शेल इज कॉल्ड क्लैडिंग, जो उसका बाहर वाला शेल है वो क्लैडिंग कहलाता है। द कोर इज़ मेड फ्राम ग्लास और प्लास्टिक ऑफ रिलेटिवली हाई इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, कोर जो है वो ज़्यादा इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन वाली प्लास्टिक या ग्लास होती है। द क्लैडिंग मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, क्लैडिंग जो है वो ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, बट ऑफ रिलेटिवली लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है। लाइट एंटरिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द कोर स्ट्राइक्स द कोर क्लैडिंग बाउंड्री एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल एंड इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द कोर। तो ये सारा आपने एक्सप्लेन करना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो इसकी डायग्राम के ज़रिए जो है वो क्लियर होगी कि कैसे रे ऑफ लाइट जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, तो वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। वो सारी बातें आपने फिगर के साथ जो है वो एक्सप्लेन करनी है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो अब वापस अपनी एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं जी। जी 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स अप्लाई टू अ लेंस। लेंस के लिए ये वाले जो टर्म्स हैं वो आप पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। प्रिंसिपल एक्सेस, ऑप्टिका सेंटर है, फोकल लेंथ है, ये आपने बुक से देख के जो है उसे डिफाइन करना है। व्हाट इज मेंट बाय द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, इलस्ट्रेट योर आंसर विद रे डायग्राम। प्रिंसिपल फोकस, कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस वो आपने एनिमेशन वाली भी जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर आपने सीखा है कि कैसे कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस बनता है, और कनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस कैसे बनता है वो आपने एनिमेशन के अंदर देखा है। तो वो वाली डायग्राम के ज़रिए आपने जो है वो ये बयान करना है कि कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस कौन सा होता है और कनकेव लेंस का क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्क्राइब हाउ लाइट इज़ रिफ्रैक्टेड थ्रू कन्वेक्स लेंस। आपने ये डिस्क्राइब करना है कि लाइट जो है वो कन्वेक्स लेंस में कैसे रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है। हाउ लाइट इज़ रिफ्रैक्टेड थ्रू कन्वेक्स लेंस। अब ये क्या डिस्क्राइब करना है, ये मैंने आपको एनिमेशन वाली वीडियो के अंदर 3 जो है वो आपको कंडीशन बताई थी कि जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करती हुई जो है वो लेंस में दाखिल होती है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है कन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करती हुई दाखिल होती है लेंस में, तो वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस में से गुज़रती है, यानी प्रिंसिपल फोकस में से ही उसने हमेशा गुज़रना है, ठीक है। तो वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस में से गुज़रती है, ठीक है। इसी तरह हमने कहा था कि जब रे ऑफ लाइट जो है वो ऑप्टिका सेंटर से गुज़रती है, कहाँ से गुज़रती है, ऑप्टिकल सेंटर से गुज़रती है, तो वो बगैर रिफ्रैक्ट किए सीधी गुज़र जाती है, ठीक है। इसी तरह हमने कहा था कि जब रोशनी की शुआ प्रिंसिपल फोकस में से गुज़रती हुई लेंस में दाखिल होती है तो वो पैरेलल हो जाती है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपने बताने हैं कि कैसे रोशनी की शुआ रिफ्रैक्ट होती है कन्वेक्स लेंस में, ठीक है। ये सवाल का आंसर है, वो उस एनिमेशन वाली वीडियो के अंदर आप देखेंगे जहाँ पे हमने रे डायग्राम को डिस्कस किया है, तो वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ आपको ये सारी बातें जो हैं वो समझ आएंगी। जी क्लियर हो गया जी। तो अगले सवाल की तरफ हम जाते हैं कि अगला सवाल क्या है।
15 है 12.15 with the help of ray diagram how can you show the use of thin converging lens as a magnifying glass। रे डायग्राम की मदद से आप कैसे बता सकते हैं कि एक थिन यानी कि एक पतला कन्वर्जिंग लेंस है उसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपने रे डायग्राम की मदद से ये बताना है, शो करना है कि एक थिन एक पतले कन्वर्जिंग लेंस को कैसे मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आप टॉपिक में आप पढ़ चुके हैं, तो हम इसको सर्च कर लेते हैं बुक के अंदर कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो हमारे पास कहाँ मौजूद है, उसका टॉपिक। ठीक है, तो लो जी, ये आपके पास आ गई इसकी रे डायग्राम, ये है इसकी रे डायग्राम। ठीक है, ये दो रे डायग्राम है, ये भी आपको मैंने एनिमेशन के अंदर सारा समझाया था कि जब रोशनी किसी ऑब्जेक्ट से निकलकर डायरेक्ट आँख में दाखिल होती है और जब रोशनी की शुआ किसी ऑब्जेक्ट से निकलकर लेंस में और लेंस के बाद आँख में दाखिल होती है, यानी आँख और ऑब्जेक्ट के दरमियान जब लेंस आता है तो उस वक़्त कैसे ये मैग्नीफाई करता है उसके ऑब्जेक्ट के इमेज को। तो ये आपको वो एनिमेशन वाली वीडियो जो है वो दोबारा देखनी पड़ेगी और वहाँ से आपने इस टॉपिक को लिखना है, मतलब अपनी वर्डिंग के अंदर बताना है कि जब आँख और ऑब्जेक्ट के दरमियान में लेंस आ जाता है तो उस लेंस की मदद से उस ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा और वर्चुअल इमेज कैसे बनता है। ठीक है, तो ये रे डायग्राम भी आपने साथ एक्सप्लेन करनी है और साथ आपने वर्डिंग के अंदर भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, समझ आ गई आपको जी। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज में जी। 12.15 हमने कर लिया है और उसके बाद है 12.16 अ कॉइन इज प्लेस्ड एट ए फोकल पॉइंट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस। एक कन्वर्जिंग लेंस है, उसके प्रिंसिपल फोकस के ऊपर हमने कॉइन रखा है, कॉइन यानी सिक्का रखा है। इज़ एन इमेज फॉर्म्ड, क्या उसका इमेज बनेगा। व्हाट इज़ इट्स नेचर, उसकी नेचर क्या होगी। अब आप जानते हैं कि जब भी रोशनी की शुआ जब भी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखा जाता है, हम अपनी रे डायग्राम में ये समझ चुके हैं कि ये प्रिंसिपल फोकस के ऊपर जब किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उससे निकलने वाली एक रे ऑफ लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद इस तरह प्रिंसिपल फोकस में से गुजर जाती है और एक रे ऑफ लाइट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है और पहले वाली रे के पैरेलल हो जाती है। ये पैरेलल रेस कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलती, जब नहीं मिलती तो इसका इमेज भी नहीं बनता। ठीक है, तो नो इमेज इज़ फॉर्म्ड, नो इमेज इज़ फॉर्म्ड यानी इमेज नहीं बनता। क्लियर हो गया जी। क्योंकि रोशनी की शुआएं जो हैं वो पैरेलल हो जाती हैं और पैरेलल रोशनी की शुआएं एक दूसरे को इन्फिनिट डिस्टेंस पे जाके मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? इन्फिनिट डिस्टेंस पे। ये वाले जो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इनके आंसर जो है वो टेक्निकल हैं और ये नहीं है कि इसके आंसर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ से मर्ज़ी लिख देंगे। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ आपने इसी तरह से आंसर देने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो आज का लेक्चर है। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ चीज़ें जो है वो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो लर्न करते हैं और कुछ चीज़ें जो है वो हमें लर्न करनी पड़ती हैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि स्कोर जो है वो भी हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने कितना स्कोर किया है, कितना हमने मार्क्स लिए हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ बिकॉज आगे जाके मेरिट बनता है। ठीक है, तो उस मेरिट तक पहुंचने के लिए हमें स्कोर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो लर्निंग जो है वो एक अलग प्रोसेस है
और किसी स्कोर की तरफ जाना या नंबर हासिल करना, उसकी टेक्निक अलग से होती है। तो हर क्वेश्चन के आंसर के लिए अब लंबी लंबी बातें नहीं लिख सकते। जो पूछा जाएगा, जितना पूछा जाएगा उतना ही हमने बताना है। उससे कम बताएंगे तब भी गलत होगा, उससे ज़्यादा बताएंगे तब भी आपका टाइम वेस्ट होगा, वो गलत बात होगी। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें अच्छी तरह समझें। इस तरह ये जो वीडियोस हैं या ये जो लेक्चर की वीडियो हैं, इसे आप बार बार देखें। इसके क्वेश्चन का जो मैंने आंसर आपको एक्सप्लेन किया है, उस आंसर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम जो है वो इतना ही डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे 12.16 तक जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप इसे याद भी कर सकें। ये चैप्टर नंबर 12 जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी जो है वो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा लेंथी भी है, इसका काम ज़्यादा है, इसलिए इसको आप अभी से टाइम देंगे, टाइम लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत बेनिफिट होगा आपको। चैप्टर नंबर 12 याद करने का मतलब यह है कि आपने तकरीबन जो है वो एक किताब का चौथा हिस्सा तैयार कर लिया है। अपने पेपर में आपने तकरीबन कोई 10 या 11 नंबर का पेपर आपने हल कर लिया है। 12वां चैप्टर तैयार होने का ये मतलब है, यानी पेपर का चौथा हिस्सा आप कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग लेंस के सामने हमने कॉइन एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको आपने रे डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करना है। इज इमेज फार्म्ड, इमेज इज़ नॉट फार्म्ड। ठीक है, या लिखेंगे इमेज इज़ फार्म्ड एट इन्फिनिटी, व्हाट इज़ इट्स नेचर, उसकी नेचर क्या होगी। दैट इमेज इज़ विल बी वेरी लार्ज, बहुत बड़ा होगा वो इमेज। ठीक है, और ज़ाहिर है कि उल्टा ही होगा और रियल होगा, लेकिन इमेज बनता ही नहीं है क्योंकि पैरेलल रेज़ हैं और वो पैरेलल रेज़ जाके जो है वो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को नहीं मिलती, इसलिए इमेज बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप लिख देंगे इमेज इज़ नॉट फार्म्ड। और जब इमेज फार्म ही नहीं हो रहा, बन नहीं रहा, तो उसकी नेचर क्या बता सकते हैं, उसकी नेचर हम नहीं बता सकते। लो जी, कल हम ये क्वेश्चन नंबर 17 से लेके आगे तक जो है वो सारा हम डिस्कस करेंगे, सारी बातें, सारे क्वेश्चंस को समझेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, कल सैटरडे है लेकिन आपका लेक्चर जो है वो ये वाला होगा, क्योंकि नेक्स्ट आप संडे को जो है वो आपको हॉलीडे होगी और मंडे और ट्यूसडे को जो है वो आपका लेक्चर हो पाएगा। उसके बाद जो है वो शायद 2-3 दिन मेरा लेक्चर ना हो सके, क्योंकि मैंने कहीं जाना है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिकॉर्डिंग जो है वो सेंड करके जाऊँ। ठीक है, ताकि आप उन दिनों में उसी टाइम पे वो देख सकें। तो अगर ना हो सका ऐसा, मतलब मुझे टाइम ना मिल सका, मैं रिकॉर्डिंग ना कर सका, तो फिर आपका वो लेक्चर नहीं होंगे। इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ाना चाहता हूँ कि कल का दिन भी और मंडे और ट्यूसडे को भी मैं ज़्यादा काम करवाना चाहता हूँ, ताकि आपकी वो अगले 2-3 दिन की जो कमी है वो पूरी हो जाए। ठीक है जी, और शायद मे भी वेडनेसडे को भी आपकी क्लास हो, क्योंकि मैंने 3 सितंबर को जो है वो जाना है, थर्सडे को जाना है मैंने, थर्सडे को, मतलब वेडनेसडे थर्सडे को जाऊंगा। थर्सडे की शायद क्लास होगी, शाम को मैं जाऊंगा यहाँ से, तो इसलिए जो है वो आपकी 2-3 दिन क्लास आपकी मिस होगी बस। ठीक है, तो आज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको प्लीज़ याद ज़रूर कीजिएगा। उनको प्रिपेयर करना है आपने अच्छे तरीके से, उनके आंसर को देखना है कि आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको आंसर की समझ ना आ रही हो तो आप दोबारा वीडियो को देखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।